ठीक है, चलो बात करते हैं नेपोलियन की, थोड़ी सी उसकी सुधार की बात करेंगे। तो फ्रांस की क्रांति को ऐसे मिटाते हैं और यहां पर लिखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग देखो, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे उसको एग्जाम की दृष्टि से, किसी और दृष्टि से नहीं, एग्जाम की दृष्टि से, कि अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ जाए किससे संबंधित, नेपोलियन से संबंधित, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अब बताएंगे, पहले इसको पढ़ो, इसका क्वेश्चन लिखाएंगे हम आपको। उदय के कारण, आखिर नेपोलियन जैसा व्यक्ति फ्रांस में एक शासक कैसे बन गया, क्या कारण थे। दूसरी बात है उसके सुधार कार्य, भाई वो एक राजा बन गया और राजा बनने के बाद में फिर उसने काम क्या किए। उसके पश्चात एक सबसे उसकी अच्छी व्यवस्था है, या फिर कह सकते हैं कि उसको डुबाने वाली एक व्यवस्था आई है, इसको कहा गया महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक, और फिर उसके बाद में आता है पतन के कारण, अर्थात कॉज ऑफ फॉल। भाई उसका पतन क्यों हो गया, अब इधर आएगा उदय के कारण में अगर हम बात करें, ड्यू टू राइज, अगर आता है इंप्रूवमेंट कार्य, सुधार कार्य, तो उसमें लिखेंगे इंप्रूवमेंट वर्क। ठीक, अब इसको समझते हैं। पहले तो बात करते हैं कि नेपोलियन था क्या। नेपोलियन एक कॉर्सिया द्वीप था, यूरोप में कॉर्सिया द्वीप था, उस द्वीप में नेपोलियन का उदय, इसका मतलब उसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में, 1769 में इसका जन्म हुआ था। और उस समय लड़ाई चल रही थी फ्रांस की और अन्य देशों की। जाहिर सी बात है कि 1769 में, 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, और 76 से पहले फ्रांस की व्यवस्था कैसी थी, निरंकुश थी, तानाशाही थी। तो क्या लोग वहां के खुश रहते होंगे, नहीं। फ्रांस ने जेनेवा से कॉर्सिया द्वीप को खरीद लिया। ये कॉर्सिया क्या है, एक प्रकार का छोटा सा द्वीप है, किसके अंडर में था, जेनेवा के। जेनेवा ने किसको बेच दिया, फ्रांस को। अब एक हमारे घर अगर किसी को बेच दिया जाए और हम उसमें रह भी रहे हों, तो जिसने वो खरीदा, क्या हम उसको प्यार करेंगे, क्या करेंगे, नफरत। तो फ्रांस के प्रति कॉर्सिया द्वीप के लोग क्या करते थे, नफरत करते थे। ये भी कहां का था, नेपोलियन, कॉर्सिया द्वीप का था। इसके मन में भी फ्रांस के प्रति क्या होगा, नफरत होगी ना, एक प्रकार का जहर होगा। तो इसने अपने जहर को बरकरार रखा और कॉर्सिया द्वीप किसके खिलाफ लड़ता रहा, फ्रांस के। तो ये भी लड़ा होगा ना फ्रांस के खिलाफ। लेकिन कुछ समय पश्चात इनको समझ में आ गई कि फ्रांस से लड़ना बेकार है, फ्रांस के समर्थन में जाना ठीक है। उसी समय नेपोलियन फ्रांस का एक छोटा सा नाम मात्र का बन गया सैनिक, एकदम छोटा सा सैनिक, लेकिन योग्य था और इसके अंदर मजबूत शासन प्रणाली के जो गुण होने चाहिए वो उसके अंदर थे। धीरे धीरे सैनिक बनने के कारण ये बन गया जाके फ्रांस का कमांडर। उसी समय एक सिस्टम चल रहा था जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी का शासन देखिए यहाँ 95 से 99 तक हमें लिखाया गया होगा। उसके समय ये कमांडर था और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी, किसकी, नेपोलियन की। क्योंकि ये जो भी देश जीतता था, जो भी देश जीतने का मतलब है कि इसने ऑस्ट्रिया को जीता और फ्रांस में मिला दिया, इसने प्रसा को जीता, फ्रांस में मिला दिया, इसने स्वीडन को जीता, फ्रांस में मिला दिया। अब अगर किसी को मालूम चल जाए भारत में कि कोई एक कमांडर है, अच्छा कमांडर है, जहां भी जाता है उसने चीन की लड़ाई जीत ली, पाकिस्तान की लड़ाई जीत ली,
बांग्लादेश से लड़ाई जीत ली, तो हमारा मन उसके प्रति कैसा होगा? अच्छा होगा ना, कि यार लगता है हमारे देश को ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे देश के लिए कार्य कर सके। अब डायरेक्टरी के लोगों ने देखा कि ये जो लड़ाइयां कर रहा है, फ्रांस में इन देशों को मिलाता जा रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि नेपोलियन फ्रांस पर कब्जा करने वाला है। उसी समय डायरेक्टरी के लोगों ने इससे कहा कि तुम इटली चले जाओ, और इटली का अभियान करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ये सोचा कि इटली की सेना फ्रांस की सेना से बेहतर है, वो इसको हरा देंगे, कहानी हो जाएगी खत्म इसकी। लेकिन उसने इटली को जीत लिया, फिर से वापस आ गया। अब इस समय जनता उसका स्वागत कर रही है, जनता ये चाह रही है कि किसी ना किसी प्रकार से ये हमारा क्या बन जाए, शासक बन जाए। लेकिन वो सोचता है कि अभी इतना मैं बेहतर नहीं हो गया, मैं इतना बेहतर नहीं हो गया, डायरेक्टरी का शासन इतना खराब नहीं हो गया कि जनता मुझे शहर से स्वीकार कर ले, कि भाई आओ रेड कारपेट बिछा दिया, स्वीकार कर ले। तो उसने फिर एक और अभियान किया, मिस्र का अभियान। अब ये मिस्र का अभियान करने चला गया, लेकिन जनता यहां परेशान क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया स्वतंत्र हो गया, प्रसा स्वतंत्र हो गया, स्वीडन स्वतंत्र हो गया, और इस समय शासन कौन कर रहे हैं? वही 5 लोग। अब वो कुछ कर नहीं पा रहे, डायरेक्टली शासन कर रहे हैं, ये इनके हाथ से ये क्षेत्र निकल गए, तो फ्रांस की जनता इनके खिलाफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब फ्रांस की जनता इनके खिलाफ हो गई। अब इसको समाचार मिला कि फ्रांस में इस समय गदर मचा हुआ है, इसने मिस्र का अभियान रास्ते में ही छोड़ दिया और वहां से वापस आ गया। सही मायने में तो मिस्र में ये हार गया था। कौन? नेपोलियन। मिस्र को बिना जीते ही वहां के से वापस आ गया 1799 में। और जैसे ही 1799 में फ्रांस के अंदर घुसा, वहां की जनता ने फूल डालकर रास्ते में इसका स्वागत किया। अब नेपोलियन सोच रहा यार कि इसका मतलब यह है कि ये इस समय लोहा एकदम गर्म है, हथौड़ा मार दो। डायरेक्टरी के लोग जो थे वो अपने आप नेपोलियन को देख के समझ गए कि कहानी क्या है। इन लोगों ने अपने आप सिंहासन छोड़ दिया, बोले ले भाई संभालो। और नेपोलियन ने आकर के संवैधानिक रूप से, ऐसा नहीं कि मतलब कब्जा कर किया हो, संवैधानिक रूप से आकर के शासन करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम कर दिए थे। काम इसने पहला काम कौन सा किया कि एक जगह थी जिसका नाम था आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत, उस आल्पस पर्वत दोनों नाम बोलते हैं, वैसे तो इसको अंग्रेजी में इस प्रकार लिखेंगे तो अल्पस भी कह सकते हैं, लेकिन आल्पस पर्वत बोलते हुए अच्छा लगता है। आल्पस पर्वत का अभियान आज तक किसी भी शासक ने नहीं किया था, फ्रांस के शासक ने। इसमें एक मोटिवेशनल इसकी स्टोरी भी है छोटी सी, कि जब आल्पस पर्वत पे चढ़ाई कर रहा था तो आल्पस पर्वत के जस्ट नीचे एक उसको बुढ़िया मिली, और उसने कहा कि देखो भाई तुम जो करने जा रहे हो वो मत करो, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पर गया है अंदर वो आज तक वापस नहीं आया। तो नेपोलियन के लिए चुनौतियां बहुत पसंद थी और हमको भी होनी चाहिए। तो जैसे ही इसने सुना कि हाँ ऐसी सी बात है, तो उसने कहा कि ठीक है अम्मा, तुम एक काम करो, ये हम तुमको अपनी माला दे रहे हैं इस बात को बताने के लिए कि ये पर्वत बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही ज्यादा मतलब चुनौतियों से भरा हुआ है। अब ये बात जब उसकी सेना ने सुनी कि जब ऐसा है, तो सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो नेपोलियन को दिक्कत हुई इससे कि अगर सेना ही नहीं जाएंगे तो उस क्षेत्र को हम जीतेंगे कैसे। तो नेपोलियन ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि ठीक है, आप लोग अल्पस पर्वत मत जाना, जहां से अल्पस पर्वत शुरू हो तुम लोग वहां से वापस आ जाना, लेकिन कम से कम वहां तक तो चलो जहां तक पर्वत की शुरुआत नहीं हो रही है। तो कुछ नहीं, जो सैनिक होते हैं ना, कुछ कमांडर, अन्य कमांडर होते हैं, सब कमांडर होते हैं, उनको समझाया, उन्होंने अपनी सेना समझाया और चल पड़े। जैसे ही अल्पस पर्वत के बीच पहुंचे, तो मतलब पहुंचे नहीं, चल रहे हैं, तो लोगों ने पूछा भाई अल्पस पर्वत कितनी दूर है? तो बोले बस थोड़ी देर और रुको, आ रहे हैं। तो पता लगा एक बहुत पहाड़ी आई पर्वत की, उसने कहा लगता है यही अल्पस पर्वत है।
बोले ये नहीं, ये तो छोटा मोटा पर्वत है, इसमें क्या है, ये कोई कठिन थोड़ी ना, यहाँ तो हम पहुंच गए। जो वो उधर दूर जो दिखाई दे रहा है वो है अपना अल्पस पर्वत, और जैसे ही वो आएगा वहां से तुम लोग अपने डेरा डाल लेना और मैं आगे चला जाऊंगा, तुम लोग वहां पर रुक जाना। थोड़ी देर हुई, चलते गए अचानक से फिर एक मैदान आया बहुत भारी सा। अब वहां मैदान में आकर के सेना थक चुकी थी, सेना थक करके लेट बैठ गई और पूछने लगी कि अब कितना दूर रह गया अल्पस पर्वत। तो उसने कहा अल्पस पर्वत तो निकल गया है, तुम लोग कहाँ हो। यहां का मतलब ये हो गया कि उस चुनौती को चुनौती मानो ही मत। अब तुमको लग रहा है यार अल्पस पर्वत कहाँ, अल्पस पर्वत कहाँ, जो पहाड़ियां पड़ी थी वही तो थी, वही अल्पस पर्वत था, और उसने चुनौती को पार कर लिया। तो फ्रांस का वो एकमात्र सैनिक था जिसने अल्पस पर्वत का सफल अभियान किया और वह आगे बढ़ गया। तो कहानियां यहीं पर आकर के बैठती हैं कि हमें अपनी चुनौती को किस प्रकार से देखना है, हम उसको मानते कितना है। अब हमने हवा बिठा लिया अपने अंदर, अंदर से मजबूती बिल्कुल नहीं है हमारी। अब यही अपनी सिविल सर्विस की बात को लेकर के चलो, पार तो हमारी से लोग करते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं, अरे यार टीसीएस, अरे यार अपने बस की बात नहीं, आईएएस अपने बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें, और ये बात वो लोग कहते हैं जो उसमें घुसे नहीं है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति किसी चीज को आप ज्यादा ठंडा तब बता रहे जब हमने उसको महसूस ही नहीं किया है। फिर गर्मी का महसूस तो वही करेगा जिसने गर्मी का आनंद लिया हो, या जिसे ठंडे का पता हो। ठंड का नहीं पता होगा तो गर्म कैसे मालूम चलेगा, और गर्म का नहीं पता होगा तो ठंड का नहीं मालूम चलेगा। अगर कोई चुनौती सामने आती तो पहले चुनौती के अंदर घुस के देखो कि अच्छा कितनी गहराई है चुनौती की, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो उसने उस चुनौती को स्वीकारना सीखा। नेपोलियन का काम था उस कार्य को करना जो असंभव हो। उसका सीधा सा कहना था कि जो वीर होते हैं वो आकर के लड़ाई करते हैं, और जो कायर होते हैं वो अपने बनाए हुए रास्तों पर ही केवल तलवार घिसते रहते हैं, तलवार को चमकाते रहते हैं, वो आगे काम नहीं करते हैं। तलवार किसी के भी सामने नहीं चमकानी चाहिए, ना उसकी कमजोरी बतानी है ना ही उसकी मजबूती बतानी है। तलवार में कितनी दम है ये तब मालूम चलेगा जब मैदान में जाकर के लड़ाई करेंगे कि एक बार से कितनी गर्दनें गायब हो रही हैं, तब मालूम चलता है। नेपोलियन का काम था केवल युद्ध करना, युद्ध की नीति के अंतर्गत पैदा हुआ, युद्ध की नीति के अंतर्गत ही मर जाना। उसको उसका कहना था कि मैं युद्ध के मैदान में पैदा हुआ हूं और युद्ध करना मेरी नियति है। यही उसके पतन का कारण बनती है। तो नेपोलियन का उदय क्यों हो गया, सबसे पहला पॉइंट तो हम ये समझेंगे अब कि नेपोलियन का उदय क्यों हुआ। पहला कारण कि नेपोलियन जिस समय एक सैनिक बन रहा था उस समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था चल रही थी, तानाशाही व्यवस्था चल रही थी। और तानाशाही व्यवस्था के बाद में क्रांति हुई। क्रांति के अंतर्गत वहां बात हो रही थी स्वतंत्रता और समानता की। इसी क्रम में, क्योंकि वह एक छोटा सा सैनिक था ना, सैनिक के द्वारा जाकर के सम्राट बन गया। वह वहां की क्रांति की स्वतंत्रता की बात करता, समानता की बात करता है। अगर वह क्रांति नहीं होती तो क्या ये सैनिक से लेकर के राजा बन जाता? क्यों? क्योंकि क्रांति से पहले तानाशाही शासन था, राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री। तो क्या इसको आगे बढ़ने का मौका मिलता? नहीं मिलता। दूसरी बात है योग्यता। जब क्रांति हो गई तो योग्यता को बढ़ावा मिला कि जो जिस लायक है वही व्यक्ति कार्य करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं कार्य करेगा। तीसरा पॉइंट कि फ्रांस में इस प्रकार की अराजकता व्याप्त थी कि जनता ने ये देखा ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तानाशाह है या कैसा है, क्योंकि नेपोलियन भी तो तानाशाह था। नेपोलियन भी कोई अच्छा आदमी वैसे करार नहीं हुआ। जैसे ही शासन इसके हाथ में आया इसने तानाशाही शुरू कर दी और स्वयं सम्राट बन गया। जबकि बात किसकी हुई थी? संवैधानिक विकास की। यानी नेपोलियन को संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन गया? सम्राट, अर्थात राजा। क्यों? देखो, राजा बन गया इसका मतलब क्या शुरू हो गया है? राजतंत्र। जबकि बात किसकी हुई थी? गणतंत्र या संवैधानिक तंत्र की। चलना चाहिए था संविधान से, लेकिन चला कैसे? राजतंत्र से। तो वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि ये क्या बन गया? एक राजा बन गया। यानी इसके उदय के कारण क्या क्या रहे होंगे, ये किसमें निहित थे? फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्था में। अगर लोग अब कहते नहीं कि जैसे मोदी जी ने
ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, शौचालय खुले में शौच से मुक्त पूरे भारत को मुक्त किया। क्यों मुक्त किया? अगर ये काम कांग्रेस पहले ही कर लेती तो क्या ये श्रेय लेने का जो काम है वो मोदी जी को जाता? भाई घर घर में शौचालय बनवा दिए। क्यों बनवा दिए? क्योंकि पहले नहीं बने हुए थे। अगर पहले बने होते तो क्या ये श्रेय उनके लिए जाता? अगर यहाँ पर पहले से ही सब कुछ व्यवस्था ठीक होती तो क्या इसका कोई नाम आता? क्योंकि व्यवस्था कैसी थी? पहले से ही खराब थी। सही करने की जरूरत महसूस हुई, कौन आया? भाई इसके पास दूरदर्शितापूर्ण नीति थी। अगर दूरदर्शितापूर्ण नीति का मतलब ये हो गया कि इसने 10 साल बाद का सोच लिया था कि मेरे को अब क्या करना चाहिए ताकि आने वाले समय में मैं अच्छा काम कर जाऊं। जैसे मान लीजिए गांव में कोई सोचता कि हमको प्रधान बनना है, कुछ लोगों ने से नीति मुझसे कुछ सलाह मांगी और पिछली बार वो खड़े भी हुए थे, तो मैंने कहा अगर तुम्हें प्रधान बनना है, या तो इलेक्शन हो गया है, तुम आज से ही अच्छे काम करना शुरू कर दो, अगले 5 साल तक निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना, 5 साल बाद तुम्हारा प्रधान बनना तय है। मैंने कोई तुमसे गाड़ी मांगनी है, अपनी गाड़ी दे दो, वो घूमने जाएगा, आराम से घूम के लाके गाड़ी खड़ी कर देगा। एक गाड़ी अपनी फ्री कर दो। गांव में जब भी शादी हो तो लड़कियों के लिए 5,000 रुपए का नजराना दे आओ अपने आप, बिना नाम लिखाए। अब बाप को दो चुपके से कि जे लो अपना खर्चा, और जरूरत पड़े तो हमें बता दियो। लड़के की शादी है तो अपनी कोई साधन भेज दिया सवारी के लिए। किसी घर में लड़की का जन्म हुआ है तो उसकी कोई एक आईडी खुलवा दो। पहली आईडी का पैसा अपनी जेब से दो 500 रुपए या 1000 रुपए, बाकी का वो भरता रहेगा क्योंकि खुल गई है, अब मजबूरी हो जाएगी इसकी भरने की। ऐसे काम करो। लड़के का जन्म हुआ तो उससे कह दो कि भाई जैसे ही इसका पहला एडमिशन होगा उसके पहले साल की फीस मैं दूंगा। या कोई बच्चा जा रहा है, किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा या फिर वो फीस के चक्कर में घर पे बैठ गया है, तो 2 महीने की फीस अपने आप जाके निपटा दो। इससे क्या होगा? इससे बेस तैयार होगा। और जिसकी जिसकी सहायता की है वो और उसके परिवार के वोट किसके हो गए? तुम्हारे हो गए। बोले यार ये बात हमने क्यों नहीं सोची पहले? मैंने कहा फिर हमारा क्या काम है, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा होता अगर बेस तैयार करना, इस बंदे ने बेस तैयार किया। सिविल की अगर तैयारी करनी है तो कहते पहले एनसीईआरटी पढ़ो, बेस तैयार करो। मैंने आप लोगों से कहा था कि वो ऐप डाउनलोड कर लेना, एनसीईआरटी का ऐप। सर बड़ी बोरिंग लगती है। तो फिर किताबें खरीदो। हमारे पास तो है सर जी, वो बड़ी बोरिंग लगती है। हाँ बोरिंग लगती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उनको, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे ही शब्द निकल कर आते हैं। मैंने ही पढ़ी है। वैसे तो अच्छी है, छोटी छोटी बातें बहुत विस्तार में दी हुई है। हाँ, उनका पढ़ना आपके लिए आवश्यक है और जरूरी है। आप लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर लिया? नहीं, तुमने किया? अभी तक नहीं किया? किया था। कक्षा 6 से हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। विश्व का इतिहास हमको कक्षा 9-10 में मिलेगा, 9 से शुरू हो जाता है, वो पढ़ना जरूरी है, उसको देखो। एनसीईआरटी तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और जिनके पास किताबें हैं नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेंगे सर। पढ़ना पड़ेगा। और ये आप मेरे लिए नहीं पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे। भाई हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो कांड थे नेपोलियन के उदय के कांड थे कि नेपोलियन ने क्या क्या और कैसे कैसे काम किया था। अब बात करते हैं उसके सुधार की। 1799 में आकर के, थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही ना, थोड़ी सी। अब बात करते हैं उसके सुधार कार्यों की, ठीक है। उसने सुधार कार्य क्या किए? देखो, सबसे पहले तो वो आया 1799 आकर के वहां का संवैधानिक विकास के क्रम में बन गया, और उसने हमारे फ्रांस का चौथा संविधान बना डाला। चौथा संविधान से तात्पर्य का मतलब ये हो गया कि इससे पहले अलग अलग संविधान के तहत, देखो पहले राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र का विकास हुआ, वह भी तो काम कर रहे थे, किसी ना किसी एक नीति के अंदर काम किया होगा, तो वो संविधान हो गया। उसके बाद में उग्र गणतंत्रवाद आया, उन्होंने भी काम किया था, रूसों की गलत व्याख्या उन्होंने की और शासन शुरू कर दिया। और कौन सा शासन शुरू किया? आतंकवाद का शासन, आतंकी राज्य की स्थापना। फिर तीसरा आया डायरेक्टरी का शासन,
और डायरेक्टरी के शासन के अंतर्गत उन्होंने संविधान में ऐसी प्रक्रिया बनाई कि वह एक एक साल तक अपना शासन चलाते थे। एक साल में एक। डायरेक्टरी शासन का मतलब ये हुआ कि 5 निर्देशक, एक टीम में 5 निर्देशक लोग बनाए गए और एक एक टीम का एक एक सदस्य एक एक साल के लिए काम करता था। उसी समय किसका उदय हो गया? क्योंकि अगर उनके शासन में कमियां नहीं होती तो क्या ये आता? नहीं आता। तो इसने कौन सा संविधान शुरू किया? चौथा। और इसने अपने खुद के नियम बनाए। संविधान बनाने के अंतर्गत इसने ढेर सारे उसमें कानून बनाए। कानून कैसे? जैसे इसने नागरिक संहिता की बात की। नागरिक संहिता के अंतर्गत इसने डिवोर्स, तलाक को कठिन बना दिया। इससे क्या हो गया? तलाक को कठिन बनाने से जो पादरी लोग होते थे, पादरियों को राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य होगा वो किसके अनुसार होगा? संहिता। संहिता का मतलब ये होता है एक विशेष प्रकार का कानून, और वो कानून बनाया किसने? किसी एक विशेष संवैधानिक तंत्र के प्रमुख ने। तो उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात कि इसने एक नेपोलियन कोड बनाया अपने नाम से। नेपोलियन कोड से मतलब ये होता है कि इसने उसमें ढेर सारे मतलब क्रिमिनल कोड सहित परिवार से संबंधित कुछ ने नियम बनाए, जिसके अंतर्गत क्या था कि एक पिता अपनी संपत्ति को जिसको मर्जी उसको बांट दे, उस पर किसी का भी जबरदस्ती अधिकार नहीं था। हाँ बताओ। क्या? हाँ, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? नेपोलियन कोड की। इसके अंतर्गत उसने परिवार के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए, जिसमें उसने कहा कि परिवार की जो स्त्री है शादी से पहले वो किसके संरक्षण में रहेगी? पिता के। और शादी के बाद में हो जाएगी पति के संरक्षण में। अर्थात इन बातों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि वह स्त्रियों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं रखता था, यानी उसने स्त्री को समानता की दृष्टि से नहीं देखा। दूसरा पॉइंट उसका यह था शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में उसने यूनिवर्सिटी नामक एक संस्था बनाई, जो कुल 3 लोगों का ध्यान रखती थी। नंबर 1 प्राथमिक स्तर पर, दूसरा माध्यमिक स्तर पर, और तीसरा उच्चतर स्तर पर शिक्षा का उसने गठन किया, जैसा कि हमारे यहाँ वर्तमान में भी होता है। हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय हमारे पास, माध्यमिक विद्यालय हैं और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी होते हैं। जिससे क्या है कि पहले कुछ लोग कक्षा 5 तक कहीं और पढ़ेंगे, 6 से 8 तक कहीं और पढ़ेंगे, और फिर 8 से लेकर के 12 तक कहीं और पढ़ेंगे। तो ये प्रक्रिया उसने बनाई जो फ्रांस में और भारत में भी लागू है। कहीं ना कहीं उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो शिक्षा के क्षेत्र में एकदम अग्रणी भूमिका बढ़ाती चलेगी। लेकिन इसने एक काम किया कि इसने शिक्षा में स्त्रियों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। स्त्री को शिक्षा का माध्यम नहीं माना। इसके अंदर इसने क्या किया? इसने जो धार्मिक पादरी लोग होते थे उन पादरियों से कहा कि तुम इनका ख्याल रखोगे। किसका? शिक्षा का। अब जाहिर सी बात है कि धार्मिक लोग शिक्षा का ख्याल इस प्रकार से नहीं रखते हैं। इसी क्रम में ये बात ऐसे मालूम चलती है कि नेपोलियन क्रांति का शिशु ना होकर के क्रांति का हंता बन गया। हंता का मतलब क्या होता है? क्रांति का विरोधी। कौन हो गया? क्रांति का विरोधी। और इसी क्रम में अच्छा ये शिशु कहां तक था? शिशु था इस प्रकार से जब इसका उदय हो रहा था। कहीं ना कहीं क्रांति हुई तभी ये पैदा हुआ, क्रांति के क्रम में ही ये शासक बना और क्रांति के क्रम से ही आगे बढ़ गया और कहां तक पहुंच गया? सम्राट तक। अगला पॉइंट धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में इसने क्या किया कि जो पादरी लोग चले गए थे, अगर कल की स्टोरी याद हो तो क्या कहा था कि पादरियों को या तो ये कहा गया कि तुम राज्य की शपथ लो या फिर यहां से या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसने क्या किया? इसने उन पादरियों को राज्य का अंग बना दिया।
जो गिरफ्तार पादरी थे उनको छोड़ दिया। दूसरा, जो पादरी वहां पर उपस्थित थे उनसे कहा कि तुम कार्य करोगे लेकिन संवैधानिक तंत्र के आधार पर, लेकिन रहोगे यहीं पर। उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को केंद्र बनाया। इसमें क्या कहा कि पादरी नंबर एक तो शिक्षा देंगे, दूसरा पॉइंट है कि इनकी जो नियुक्ति होगी वह राज्य की प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। लेकिन जो पादरी काम करेंगे, वो जो काम करवाने वाला व्यक्ति होगा वो कौन होगा? पोप। और पोप किसके लिए काम करेगा? राजा के लिए। ढेर सी बात है। तो निर्देशन किसका हो गया? राजा का हो गया। अब पोप इनसे ऐसा कोई काम नहीं करवाने देगा जो गलत हो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आ जाता है कि क्रांति का मुख्य अंग था राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाना, ना कि धार्मिक राज्य बनाना। इसने क्या किया? इसने यहां पर राज्य का एक राजकीय धर्म बना दिया। और वो राजकीय धर्म कौन सा था? कैथोलिक। कहीं ना कहीं इस बात से हमको ये मालूम चलता है कि इसने क्रांति के विरोध में काम किया है, समर्थन में? विरोध में किया। क्यों? क्रांति का उद्देश्य था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, जबकि इसने क्या किया? इसने राज्य धर्म बना दिया कैथोलिक। तो इससे जो अन्य जनता होगी वो परेशान होगी। अब कैथोलिक धर्म में वर्तमान के ब्राह्मण धर्म की तरह ढेर सारी बुराइयां थी, तो लोग क्या इससे खुश होंगे? यहां पर थोड़ा इससे नाराज होना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट, साम्राज्यवादी विस्तार। अब यहां साम्राज्यवादी विस्तार से तात्पर्य क्या हुआ? साम्राज्यवादी विस्तार से तात्पर्य यह हुआ कि इसने अपनी सेना का जितना भी खर्च होता था वह खर्च ये निकालता था आस पड़ोस के देशों को जीतकर। जैसे हम सेना लेके जा रहे हैं, मान लीजिए हम नेपाल जाएंगे और हमारी 5 लाख की सेना है। अब 5 लाख की सेना का रोज का खाने का खर्च, आवाजाही का खर्च, वाहन का खर्च ना, और उनका वेतन भी। और दूसरी बात है कि वो जिन चीजों का यूज करेंगे, यानी पिस्तौल का यूज करेंगे, बुलेट का यूज करेंगे, वो कहां से आएगा? अगर हम राजकोष से पैसा लेंगे तो आरबीआई के लिए घाटा हो सकता है। उसने क्या किया कि अगर हम नेपाल को जीतेंगे तो नेपाल से पूरा खर्च निकालेंगे, उनका वेतन, उनका वाहन का खर्च, उनकी वर्दी का खर्च और उनके सारी चीजों का खर्च। तो अगर उसने साम्राज्यवादी विस्तार किया तो इससे व्यवस्था आर्थिकता में सुधार होगा या कमी होगी? सुधार होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो साम्राज्यवादी विस्तार का जो खर्च था वह फ्रांस पर ना डालकर किस पे डाला? अन्य विजित देशों पर। तो इससे यहां की जनता खुश होगी, नाराज होगी? जनता इसकी खुश होगी। दूसरा पॉइंट, मतलब 5वां पॉइंट, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के क्रम में वह पॉइंट आते हैं जिनमें फ्रांस की बदतर होती दुर्दशा सुधर गई। जैसे इसने क्या किया? इसने नहरों का निर्माण करवाया। अगर ये नहरों का निर्माण करवा रहा है तो ये बताओ कि नहरों की खुदाई कौन करेगा? अब उस समय जेसीबी तो रही नहीं होंगी, कौन लोग करेंगे? लोग करेंगे ना। इसका मतलब है कि अगर इसने क्या किया? इसने बेरोजगारी दूर भगा दी। क्यों? क्योंकि नहरों का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, अब लोगों को आर्थिक नीतियां भी बतानी है, बचत करने का प्रोग्राम बनाना है। तो इसी क्रम में इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी। बैंक ऑफ इंडिया ना जाएगा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। अगर बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो कि आज भी है, वहां पर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की और इसके अंतर्गत कहा कि लोग बचत करने की आदत डालें। अगर बचत करने की आदत डालेंगे तो लोगों के लिए अन्य काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 रुपए कमाए दिन भर में और हर हाल में 3 रुपए बचा लिए, 7 रुपए खत्म कर लिए, तो महीने के लास्ट में जाकर करे वो काफी पैसे हो जाएंगे, तो उनका आप यूज कर सकते हैं। और यूज करने के क्रम में आज यार क्या बताऊं मैं इनको, ठीक है। इसके अलावा इसने जमाखोरी पर लगाम लगा दी। जमाखोरी का मतलब यह था कि
विपदा के समय लोग अनाज को महंगा बेचते थे। इस क्रम में जो गरीब आदमी वो तो परेशान हो जाएगा, तो जमाखोरी पर एकदम लगाम लगा दी। अब इससे क्या होगा कि इससे जो आम जनता है वो अच्छा महसूस करेगी, उसको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो सट्टाबाजी होती थी, सट्टाबाजी को इसने समाप्त कर दिया, क्योंकि इससे क्या होता कि लोगों में गलत लत लग गई थी, तो फ्रांस का विकास नहीं हो रहा था। अब हो रही, पहले भी होती थी और ये हमेशा होती रहेगी। ये वो चीजें हैं जो कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। खुलेआम नहीं, और चोरी छिपे होती ज्यादा होती हैं। खुलेआम में कम से कम ये होता है कि लोगों को लगता है गलत काम करने जा रहे हैं, और चोरी का मतलब है कि किसी को पता ही नहीं लेकिन चोरी हो रही है। तो सट्टाबाजी पे रोक लगा दी। दूसरी बात है, कुछ सट्टाबाजी ऐसे थे जो लीगली रूप में काम करते थे। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, बार होते हैं, बार नहीं सुने आपने? सुने ना? तो जो बार बने हुए होते हैं वहां पे दारू वगैरह भी बिकती है, ऊपर से सट्टेबाजी भी होती है, वो होते हैं लीगली। तो उन पर टैक्स जो था वो सही कर दिया, सुदृढ़ कर दिया, जिससे कि लोग जो वही जाएंगे जिनकी इच्छा है या फिर जो मजबूत है पहले से। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा तो फ्रांस आगे बढ़ेगा, और जब फ्रांस आगे बढ़ेगा तो इसकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ेगी। इसी क्रम में ये काफी आगे बढ़ गया और आगे काम इसका होता रहा। इसीलिए हम इसको जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से। अब कुछ ऐसे देश थे जिसको इसने अपनी शक्ति के बल पर हराना इसको मुश्किल था। जैसे इसने ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फ्रांस, प्रसा, इन सबको हरा दिया। लेकिन एक ऐसा देश था जिसको ये कभी हरा नहीं पाया, जिसका नाम था इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो नौसैनिक शक्ति थी उसके आगे ये कहीं टिक नहीं पाता था। तो इसने क्या सिस्टम शुरू किया? महाद्वीपीय व्यवस्था। अब महाद्वीपीय व्यवस्था क्या होती है? दरअसल जब ये प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड को नहीं हरा पाया तो इसने एक प्रक्रिया बनाई कि मैं कहीं ना कहीं उसको अप्रत्यक्ष रूप से हरा दूंगा। किसको? इंग्लैंड को। अब उसने क्या किया कि फ्रांस से जितना भी आयात निर्यात इंग्लैंड से होता था उसको इसने कर दिया बंद। दूसरा पॉइंट, इसके जितने भी उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब है कि इसके जो जीते हुए देश थे उस पर इसने एक आदेश लागू किया कि तुम लोग इंग्लैंड से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करोगे। अब मान लीजिए चावल है और चावल 100 रुपए वैसे उसकी बिक्री है, ठीक है। अब स्पेन के पास चावल ढेर सारा है, वो कहां बेचता था पहले? इंग्लैंड। अब उससे कह दिया कि तुम इसको नहीं बेचोगे। क्या हुआ? अकेले अकेले हंसी आ रही है? नहीं, कोई खास बात हो बताओ, कोई जोक हो मार दो, हम भी हंस लें। हम भी हंस लें भाई, हंसना बुरी बात नहीं है। अरे भाई तुम लोगों को थोड़ा दूर दूर बिठाना पड़ेगा, दोस्ती गहरी हो रही है। पॉइंट को समझो, बहुत गहरा पॉइंट चल रहा है इस समय। महाद्वीपीय व्यवस्था का पूरा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए यहां पर चावल बेच रहा है और फ्रांस ने कर दिया मना कि तुम किसको नहीं बेचोगे? इंग्लैंड को। लेकिन इसके पास तो 5000 टन चावल पड़ा है, अगर ये नहीं खरीदता है तो भैया तुम खरीदो, यही तो कहेगा ये कि तुम खरीदो। लेकिन ये भी नहीं खरीद रहा है, अब ये क्या करेगा? अब ये चोरी छिपे बेचेगा। इसका मतलब है कि अब ये करेगा तस्करी। जो चोरी से जो व्यापार होता है उसको तस्करी कहते हैं। अब ये बेचेगा जरूर, चाहे किसी को बेचे। दूसरा पॉइंट है कि जब ये नहीं हरा पाया तो इसने ये काम किया। दूसरा ये था कि इसमें खुद इसने लाभ कमाने के लिए अनाज किसको बेचा? इसने मना कर दिया लोगों से कि तुम मत बेचना, लेकिन लाभ कमाने के लिए अनाज इसने इसको बेच दिया। अच्छा, इसने ऐसा किया क्यों? मतलब इसने बेचने से लिए मना क्यों किया? मना इसने ऐसा किया था क्योंकि इसने सोचा कि इंग्लैंड का व्यापार हम इन देशों से रोक देंगे, फिर इसके यहां महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि व्यापार होगा नहीं,
चीजें इसके पास पहुंचेंगे नहीं, और जब चीजें नहीं पहुंचेंगी तो यहाँ के जो व्यापारी होंगे वो इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डालेंगे कि जाकर के फ्रांस के साथ समझौता करो। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस के जो व्यापारी थे और उनकी जो लेबर थी, जितेंद्र का होगो, ज्यादा हंसी आ रही है। इसने सोचा कि इंग्लैंड की जो व्यापारी हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो हो जाएंगी बंद, और जब बंद हो जाएंगी तो वहां के मजदूर चले जाएंगे हड़ताल पर, और जब हड़ताल पर चले जाएंगे तो वहां के मजदूर अपने संगठनों पर दबाव डालेंगे। नहीं, हंसी क्यों आ रही, किस बात पे आ रही है? देखो मामला खराब हो रहा, वीडियो खराब हो जाएगी ऐसे, बार बार बीच बीच में काटनी पड़ेगी मुझे, अब काटने में बहुत वक्त लगता है। नहीं, ये सब मजा डालना है, ऐसा नहीं है, बेकार हो जाएगी वो। हाँ, तो उससे क्या होगा, दिक्कत ये थी कि इंग्लैंड के मजदूरों ने अपने संगठनों पर कोई दबाव डाला ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड का व्यापार अन्य जगहों से चल रहा था। कहां से? अमेरिका से और इंडिया से। दूसरी बात है, मतलब स्पेन के कुछ अन्य क्षेत्रों से तस्करी के रूप में चल रहा था। अब समस्या हुई नहीं हुई, क्योंकि अब इसको जो समस्या होनी चाहिए थी वो समस्या इसको हुई क्या? नहीं हुई। तो क्या फ्रांस इससे जीत सकता था? नहीं, इसका ही तीर इसको उल्टा चल गया, क्योंकि ये भी तो बेच रहा था और अन्य लोग भी बेच रहे थे। इससे कहानी क्या होगी? इससे कहानी होगी खराब। महाद्वीपीय व्यवस्था इसकी एकदम फेल हो गई, जो इसको करना चाहिए था वो ये काम नहीं कर पाया, इससे हो गई दिक्कत। तो भैया यहाँ पे फेल हो गया, इंग्लैंड यहाँ पे भी जीत गया, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं किया। दूसरा, अब आते हैं यहां पर हम पतन के कारण में कि इसका पतन क्यों हो गया। इसके पतन में ढेर सारे कारण हैं। पहला जो हम कारण बनाएंगे वो हमारा क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय व्यवस्था ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंग्लैंड के चक्कर में अन्य राष्ट्रों से भी शत्रुता मोल ले ली, जो इसको करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, बजाय उनको खुश करने के और नाराज कर दिया। दूसरा पॉइंट, या हम कह सकते हैं पहले वही पॉइंट लेते हैं इसमें, लगातार युद्ध करना। इसने कहा था कि मैं युद्ध भूमि में पैदा हुआ हूं, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यहां की जनता मुझे भुला देगी। क्यों? क्योंकि मैं किसी राजा का तो बेटा हूं नहीं कि युद्ध में हार गया फिर भी राजा का बेटा राजा ही रहेगा, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। मुझे युद्ध लगातार करते ही रहना चाहिए, नहीं करूंगा तो यहाँ की जनता मुझे छोड़ देगी, मतलब भूल जाएगी मेरे लिए। दूसरा एक पॉइंट था स्पेन का युद्ध। दरअसल पॉइंट ये हुआ कि जब स्पेन में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तो पास में एक क्षेत्र था पुर्तगाल का क्षेत्र, और पुर्तगाल के क्षेत्र को जीतना जरूरी था, क्योंकि उसका जो समुद्र तट था उससे क्या कर सकते थे? व्यापार। लेकिन वहां जाने के लिए बीच में पड़ता था एक देश, कौन सा? और जीतना कौन सा था? ये वाला जीतना था, फ्रांस हमारा ये वाला पड़ता है। तो स्पेन और फ्रांस की सेना मिक्स हो गई, उन्होंने कहा किसको जीत लें हम? इस क्षेत्र को जीत लें। लेकिन इस क्षेत्र को जीतने के लिए सेना कहां घुसी थी? स्पेन में। अब स्पेन में पहले से युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर के। फ्रांस ने सोचा यार जब सेना आ ही गई है तो स्पेन को भी निपटा दो, जबकि स्पेन ने सहयोग करने की बात कही थी। अब ये आया, इसने स्पेन में युद्ध किया और स्पेन के राजा को हटाकर अपने भाई जोसेफ को राजा बना दिया। इसका एक भाई था जिसका नाम था जोसेफ। जोसेफ कह दो चाहे जोसेफ कह दो। अब जोसेफ को इसने बना दिया तो स्पेन वासी जो थे पहले तो वो फ्रांस को अपना मित्र मानते थे, लेकिन जब उसका प्रमुख यानी शासक कौन बन गया? फ्रांसीसी बन गया, तो क्या ये लोग अब उससे प्यार करेंगे? इनको गुस्सा आई, इन लोगों ने जोसेफ को मार पीट के भगा दिया, क्योंकि स्पेन के वासी गौरिल्ला पद्धति को अच्छी तरह जानते थे। गौरिल्ला पद्धति का मतलब होता है चोरी छिपे आक्रमण करना। भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज ने गौरिल्ला पद्धति का अच्छा प्रयोग किया था, तो स्पेन वासियों ने इसको हटा दिया। उसके बाद में फिर से नेपोलियन आया,
इनको हराया और जोसेफ को फिर से बना दिया यहां पर। लेकिन वही बात है, गुरिल्ला पद्धति के द्वारा स्पेन की सेना ने फ्रांस की सेना को धूल चढ़ा दी। अब ऐसा पहली बार हुआ कि फ्रांस की सेना एक छोटे से देश से हार गई। अब वैसे तो पूरे यूरोप में यह बात फैली हुई थी कि नेपोलियन की सेना को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन किसने हरा दिया? अब उनको यह लगा, यूरोप वासियों को, कि कहीं ना कहीं मुझे यह लग रहा है कि इसकी जो सेना है वो अपराजेय नहीं है। अपराजेय नहीं है का मतलब है कि उसको हराया जा सकता है। अब स्पेन के साथ में फिर अन्य लोग आ गए, जैसे इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इटली इत्यादि लोग आ गए। इन्होंने अपना एक बना लिया गुट। अब किसके साथ युद्ध किया? फ्रांस के साथ। स्पेन भी इनके साथ में है, क्योंकि अब नेपोलियन को पूरी तरीके से हराना है। और नेपोलियन को पूरी तरीके से तब हरा पाएंगे ना जब इकट्ठे हो जाएंगे सब लोग। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और नेपोलियन को हरा दिया। 1813 में इनका युद्ध हुआ। 1813 के बाद में 1815 में लास्ट युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की पूरी तरीके से हार हो गई। और इसको सेंट हेलेंस एक जगह है, वहां पर इसको बना दिया बंदी नेपोलियन को। और बाद में कहते हैं कि 1825 तक इसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लैंड ने इनको संखिया दे दिया था। संखिया का मतलब होता है एक प्रकार का जहर। संखिया एक पौधे का नाम होता है। संख्या एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी तुरंत नहीं मरता है, धीरे धीरे मरेगा। हाँ, अंदर उसकी बॉडी जो है डैमेज होती जाएगी और एक निश्चित समय आने के पश्चात में उसका बीपी बहुत ज्यादा गिर जाएगा और धीरे धीरे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी और वो मर जाएगा। तो इतने बड़े सम्राट की मौत हो जाती है। दरअसल इसने कई ऐसे काम किए थे जो इसको नहीं करने चाहिए थे। जब 1799 में, जब अपनी 1799 का मतलब है कि 1799 में ये वहां पर सत्ता प्राप्त कर रहा था और भारत में टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था। साल एक है, ये सेम साल एक है। और यहां पर आराम से मतलब अंग्रेज इसको निपटा देंगे और इधर वो अपना शासन स्थापित कर लेगा। शुरुआत में तो ये स्थापित करता है संवैधानिक तौर पर, लेकिन 1804 में ये अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, क्योंकि ये कहता है कि अब नाशपाती पक गई है। अब मैं चाहे कुछ भी करूं, फ्रांस की जनता मुझे नकार नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मैं जरूरत हूं। फ्रांस में उस समय बहुत ही विकट और विषम परिस्थितियां चल रही थी। जनता परेशान थी, बहुत दुखी थी। कहते हैं कि फ्रांस की जनता के दुख में नेपोलियन को अपना सुख नजर आ रहा था और ये सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा था। जब ये मिस्र से वापस आया और जनता ने जब इसका स्वागत किया तो इसने ये शब्द कहे थे कि मैं अगर पहले आ जाता तो बहुत जल्दी हो जाती, और मैं अगर कुछ समय पश्चात आता तो बहुत देर हो जाती। मैं एकदम फिक्स टाइम पे आया हूं। जब इससे पूछा गया कि जरा ये बताओ कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसमें किसकी देन है, तो इसने कहा कि अगर क्रांति नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। अर्थात नेपोलियन के राजा बनने में किसका योगदान रहा है? क्रांति का योगदान रहा है। इसलिए क्रांति का ये हंता भी माना जाता है और क्रांति का शिशु भी माना जाता है। और ये प्रश्न है आपका, क्रांति का हंता और शिशु नेपोलियन के विशिष्ट प्रावधान में कैसे शामिल होते हैं, ये हम तब लिखाएंगे जब थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, शुरू करें थ्योरी। तो हेडिंग डालो नेपोलियन। हाँ, इसको बंद कर दो।